नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान हैं फिल्म समीक्षक मिहिर पांड्या। मिहिर, आपका स्वागत है चर्चा में। हाय अतुल। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद भी है। मेघनाद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार अतुल सर। और साथ में सह संपादक न्यूज लॉन्ड्री के शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। हेलो। चर्चा की शुरुआत हो उससे पहले मेघनाद, एक बार आपको जो विषय हैं जो जिन पर हम इस हफ्ते बात करेंगे उनकी एक सरसरी तौर पर ब्रीफ एक जानकारी दे दें और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले हफ्ते इंटरनेट पर थोड़ा सा भूचाल मच गया क्योंकि रिहाना, जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पॉप स्टार है, और रविश कुमार उनको नहीं जानते, ये भी बता देता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रही थी। और फिर उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया। उसके बाद काफी ब्रिटिश एमपीज और अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने भी ट्वीट किया। मियां खलीफा ने ट्वीट किया। काफी लोग हैं जिन्होंने उसके बाद उनका आवाज उठाया फार्मर्स प्रोटेस्ट के। नई वाली वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनकी भतीजी ने जी, मीना हैरिस, उन्होंने भी आवाज उठाया। और मैं कहता हूँ भूचाल इसलिए मच गया क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से भूचाल बचा, क्योंकि उसके बाद हमारे मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने एक हैशटैग डाला था, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। उसमें हमारे दिग्गज बॉलीवुड के स्टार और कुछ नहीं दिग्गज जो है जैसे सुनील शेट्टी, उन्होंने भी दिग्गज वाले भी पूर्व दिग्गज भी है कुछ, उन्होंने ट्वीट किया सरकार के समर्थन में। फिर पहली बैच उनकी थी, फिर दूसरी बैच जो आई वो क्रिकेटर्स की आई, सचिन तेंदुलकर से लेके सबने ट्वीट किया। फिर लता मंगेशकर भी आ गई, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया सरकार के समर्थन में। उनका कहना था कि एमईए से उन्होंने थोड़ा सा इशारा लेते हुए कहा कि ये हमारी अंदरूनी बात है और बाहर के लोगों को इस पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हमारी चर्चा वैसे इसी पर केंद्रित होगी और मिहिर उसी के लिए आए हैं और मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि उनका क्या कहना है इस पर। और फिर उसके आगे जो कि खबरें हैं, प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में एक मार्च निकाला गया दिल्ली में मंडी हाउस में। वहां पर छात्र और काफी युवा कार्यकर्ता शामिल हुए थे, एक्टिविस्ट थे काफी। आयसा एसएफआई, डीएसएफ, एनएसयूआई से लेके काफी जर्नलिस्ट भी वहां पर थे और हमने उसका कवरेज भी किया है, वो आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। मनदीप पुनिया, जो कि 31 जनवरी को जिनका अरेस्ट हुआ था, इलीगल डिटेनमेंट ही बोलूंगा मैं उसका, तो उनको अभी बेल देकर रिहा कर दिया गया है। अतुल सर ने इसका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू भी किया है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो भी बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता के नजर से और पत्रकार के बिहेवियर की नजर से भी, ग्राउंड रिपोर्टर के बिहेवियर की नजर से। फिर मुनावर फारूकी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है और जो उनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी प्रोटेक्शन दिया है। तो ये जो कॉमेडियन थे उनको मध्य प्रदेश में अरेस्ट किया गया था। काफी दिनों से वो जेल में थे और उनको अरेस्ट क्यों किया गया था, क्योंकि वो कोई जोक क्रैक करने वाले थे, ऐसे अजम्पशन था, इसलिए उनको जेल में डाला था। तो सुप्रीम रोल रहा पुलिस का कि कोई उससे पहले ही जेल में डाल दो। और मतलब मध्य प्रदेश से शुरू हुआ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शामिल हो गई उसमें। जब मध्य प्रदेश की पुलिस को उनके अगेंस्ट कोई, उत्तर प्रदेश पुलिस तो ऐसे भी राष्ट्रवादी पुलिस है, वो तो ऐसा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उत्तर प्रदेश से न जुड़े, तो हम पहले ही ले लेते हैं एक्शन। जी, राष्ट्रवादी पुलिस की बात कर रहे हैं सर, तो मैं बता देता हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक एफआईआर जारी किया है जो बोल रहे, जो टूल किट शेयर किया था ग्रेटा थनबर्ग ने, तो जिन्होंने भी वो टूल किट बनाया उनके खिलाफ एफआईआर जारी कर दिया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा। अननेम्ड एफआईआर है जी, अननेम्ड एफआईआर है। पर हमारे दिग्गज चैनलों ने पहले ही बोल दिया था कि ग्रेटा थनबर्ग के अगेंस्ट फाइल किया है। मीडिया चैनल्स ने, वो एक्चुअली फेक न्यूज निकली क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि अननेम्ड ये है। पर वो क्लैरिफिकेशन आने से पहले रेडिट और ट्विटर और सब सोशल मीडिया वेबसाइट पर वो नंबर 1 ट्रेंडिंग खबर बन गई थी और बहुत
हमारी मतलब रेप्यूटेशन थोड़ी सी कंट्री की थोड़ी सी आजकल देखना ही पड़ेगा क्या बोलना है उसका रेप्यूटेशन एक और सबसे बड़ी खबर जो थी वो थी कि बजट प्रेजेंट हुआ लास्ट वीक। वो तो हम एक्चुअली भूल ही गए, पर वो भूलने वाला भी थोड़ा सा बजट था टू बी फेयर, क्योंकि मोदी जी ने ओपनिंग स्पीच में बोल दिया कि ये एक्चुअली एक 4-5 मिनी बजट देने वाले थे हम लास्ट ईयर से लेके अभी तक, उसमें से एक पार्ट है। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी हो गया था कि ये फाइनल बजट है कि फिर से एक आने वाला है। तो जैसे हमने पिछले साल देखा कि आई थिंक 3 बजट पेश हुए थे, एक में स्पेशल पैकेज था और 2 में निर्मला सीतारमन ने एक बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए थे। वो तो पैंडेमिक के समय पे किए थे, पर अब ये मोदी जी ने फिर से बोल दिया कि ये 4-5 मिनी बजट का एक पार्ट है। तो लोग अब बोल रहे कि अच्छा ठीक है, फिर मतलब मे बी एक और आ जाएगा शायद। नहीं, लेकिन ये शायद आजाद भारत के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट बजट में से एक है जी, क्योंकि हमारी हालत जितनी खस्ता है उसके लिए बहुत मायने रखता है। एक दो चीजें इसमें अच्छी भी हैं। हाँ बोल तो शार्दुल, अगर आपको बोलना है इस पे तो अभी बोल दो। नहीं, वो मैं रिकमेंडेशन में बताऊंगा। अच्छा ठीक है। वैसे ये बजट कुछ लिहाज से इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे आया। एक तो पैंडेमिक के बाद आया पहला बजट है ये, और दूसरा जिस जगह पर सरकार खड़ी है उसमें आपको देखने में आएगा कि ये बजट किसी भी तरह के पॉपुलिस्ट स्कीम से दूर है। इसमें कोई पॉपुलिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट। और उसमें तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का रियलाइजेशन है कि ये जिस मौके पर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है, अब हम कोई पॉपुलिज्म मेजर इस समय नहीं ले सकते। और दूसरा, अब से जहां इलेक्शन है तो उसमें सरकार के पास ये आखिरी मौका है जी, कि जब वो बहुत कड़े और उस तरह के फैसले ले जहां पर कि इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने वाले कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद वाले जो बजट आएंगे उनके ऊपर शर्तियां हर हाल में पॉपुलिज्म का एक दबाव रहेगा, क्योंकि उनको सरकार को उस समय इलेक्शन में जाना होगा अगले बजट से पहले के बाद। और सर मोटा मोटा अगर आपके ही पॉइंट को थोड़ा सा ऐड कर दे तो इसका एक रीजन भी है कि हमारे बजट पे बताया गया कि हमारा इस बार का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9.5% से बढ़ेगा रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से। वो पहले इसका एस्टिमेट 3.5% लेकर चल रहे थे। तो मतलब गवर्नमेंट का पूरा बजट टॉस हो चुका है वैसे पैंडेमिक की वजह से। और उसका रीजन भी है क्योंकि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि उनका जो स्पेंड है हेल्थ केयर का वो 2 लाख करोड़ हो चुका है। उसमें से 35,000 करोड़ स्पेसिफिकली वैक्सीन डेवलपमेंट और इनोकुलेशन के लिए स्पेंड करेंगे, और ये ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा है। और एजुकेशन का फंडिंग थोड़ा सा कम कर दिया है इस बार, एजुकेशन का कम किया है, फार्मिंग का कम किया है, जी, और मनरेगा का भी कम किया है। नहीं, बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ इससे जरूरी कि सबको इसके बारे में हो सकता है हम अगले हफ्ते करें या बाद में चर्चा करें। ये बजट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आप देखिए भारत, अब सरकार को तो छोड़ दीजिए, देश इस समय ऐसी जगह खड़ा है जब हम एक लंबी सीमा पर लड़ाई को देख रहे हैं। हमारा प्रतिद्वंदी हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है आर्थिक रूप से, हर तरह से, और हम अभूतपूर्व मंदी को देख रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था में, और बेरोजगारी भी, और वो ठीक होती नहीं दिख रही। और जो आपने बात कही ना चालू फिस्कल डेफिसिट की, राजकोषीय घाटे की, तो बड़ा इसलिए भी है क्योंकि एक मेन पॉइंट है, वो जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा उसमें होगा, पर ये कि पहले भारत सरकार कैश का अपना एक खाता दिखाती थी, लेकिन अब उन्होंने वो एक मैल प्रैक्टिस थी, वो सुधार होना चाहिए था, वो इन्होंने इस बार कड़वी गोली निगल ली है, और अच्छी बात है। और एक और चीज शार्दुल, एक्चुअली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोलने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर पैंडेमिक हुआ था तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, और हेल्थ सब स्टेट्स बोल रहे थे कि हमको जीएसटी का पैसा रिलीज करो। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया था कि टैक्स डेवोल्यूशन जो होगा स्टेट्स को वो 41% होगा। और वैसे भी हमारे जो टैक्स का इनकम था लास्ट ईयर वो कम ही था ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब बहुत सारे रिलीफ भी दिए गए थे। तो इस बार स्टेट्स को भी कम पैसा मिलने वाला है, ये अनुमान लगाया जाने वाला है। वो जीएसटी कहाँ मिल रहा है? और इसके अलावा एक क्या मुख्य हेडलाइन है मेघनाथ? अच्छा हाँ, सॉरी, बजट पे ही डिस्कस करने लगे हम तो। इस सोमवार को म्यांमार में आंग सान सूची, जो कि म्यांमार की एक नेता है, उनको अरेस्ट किया गया, और वहां पर जो मिलिट्री है उन्होंने एक कू तख्ता पलट कर दिया।
जी बिल्कुल, तख्ता पलट कर दिया और उस पर काफी खबरें भी आ रही थी। वो एक था बस, यही यही टॉप हेडलाइंस है वैसे। दो हेडलाइन मुझे बतानी थी, बहुत छोटी छोटी। हाँ बताइए सर। पहला तो आज ही वो खबर आई, मुनव्वर फारूकी को बेल हो गई। हाँ और एक हम मीडिया की बात करते हैं, उससे बड़ी जरूरी है कि यूके में जो चाइना का स्टेट मीडिया चैनल था, उससे आज ही यूके ने ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस वापस ले लिया है कि वो ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। हम्म और सऊदी अरेबिया ने 20 देशों की एंट्री बंद कर दी है, उसमें हमारा देश और अमेरिका भी है। तो कोविड अभी गया नहीं है। तो चर्चा इस हफ्ते जो अपनी उसकी परंपरागत शैली है उससे थोड़ा सा अलग नोट पे शुरू होगी। हमारे यहाँ हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने पिछली चर्चा को लेकर बहुत सारी अपनी सलाहें दी हैं, अपनी राय रखी है, कुछ असहमतियां दर्ज हुई हैं। तो उनके बारे में उनका जिक्र करते हुए हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने बहुत विस्तार से जो ट्रैक्टर परेड थी और जो पूरी घटना हुई लाल किले के ऊपर, वो उस पर चर्चा की थी। तो उससे जुड़ी घटना पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है, हालांकि उनका नाम उन्होंने अपना जाहिर नहीं किया है, एजिटेटेड मॉन्क के नाम से उनका प्रोफाइल है। उनका ये तर्क है कि जो निशान साहिब फहराया गया लाल किले के ऊपर, उसका मेघनाद ने समर्थन किया कि अगर फहराया गया तो क्या, और कुछ कंडीशन के साथ मैंने भी उसका समर्थन किया था कि अगर लाल किले पर इस तरह की कोई चीज की गई है तो उसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो मेघनाद, आपने भी वो पूरा उनका सवाल पढ़ा है जो जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जी। तो आप क्या उनको उनको अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, अपने जो आपके विचार हैं उसमें कोई गड़बड़ी थी या उसको सुधारना है, या आप अपनी बात को एज इट इज अभी भी कायम रहते हैं? मैंने वो पढ़ा और मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो हमारे सब्सक्राइबर है वो सही भी थे, क्योंकि उनका एक बिल्कुल सही कहना है कि अभी आप अगर बोलोगे कि ये राजनीतिक, सॉरी, ये जो झंडा था वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का था, तो ये कहाँ पर रुकेंगे एसेंशियली। फिर अगर हम भगवा फहराने लगे या फिर कोई और जो रिलीजन है उसका फहराने लगे तो उस पर भी ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर मेरे हिसाब से वैसे मुझे पर्सनली आपत्ति नहीं होगी, राइट। मैं पर्सनली ऐसे सोचता हूँ कि रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे नेशनल कोई सिग्निफिकेंस की बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। तो उस हिसाब से मैं देखा जाए तो वो मॉन्यूमेंट है, और वो मॉन्यूमेंट पर सिंबोलिज्म तो होने वाला है, और इतना इतना लंबा हिस्ट्री है वो बिल्डिंग का, तो कोई ना कोई टाइम पे तो कोई ना कोई उस पे रिलीजियस झंडा तो फहरा ही दिया होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो फिर अगर पार्लियामेंट पे ये लहराते, या फिर अगर कोई राष्ट्रपति भवन पे ये लहराता, या फिर कोई अगर मिनिस्ट्री पे ये लहराता, या फिर कोई कोर्ट पे लहराता, तो मुझे उससे बहुत बड़ी आपत्ति होती। पर मुझे लगता है रेड फोर्ट फिर भी, मुझे लगता है इतना कोई इतना कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग नहीं है, या उसका कोई जी कॉन्स्टिट्यूशनल उस तरह का बंधन नहीं है उस बिल्डिंग से जुड़ा। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि जो सवाल है उनका वो बहुत वाजिब है। उन्होंने एक चीज से इसको जोड़ते हुए अपनी बात रखी थी कि अगर लाल किले पर तिरंगा पे निशान साहिब फहराना ठीक है, तो फिर जो राजस्थान के हाईकोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर भगवा फहराया गया वो भी कैसे गलत है। तो वो वही वही एग्जैक्टली डिस्टिंक्शन है, हाँ, राइट सर, वो कि एक मतलब गलती उसमें यही है कि जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है या हमारा संसद भवन है या हमारा राष्ट्रपति भवन है या इस तरह की कोई जो संवैधानिक संस्था से जुड़ी कोई पहचान है, जिसकी जिसकी एक संवैधानिक अथॉरिटी है, वहां पर तिरंगे के अलावा कुछ भी फहराया जाना असंवैधानिक है, गलत है, और उसकी पुरजोर मुजम्मत होनी चाहिए। उसकी कोई भी तरफदारी नहीं कर सकता। जहां तक लाल किले का सवाल है, लाल किला इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं है कि जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता दी गई है कि यहाँ पर सिर्फ यही होगा। लाल किला एक पब्लिक फोरम है, सबके लिए उपलब्ध वो है। लेकिन फिर भी जो उस दिन हुआ वो गलत हुआ कि इस तरह से कुछ अराजक लोग या कुछ लुब्बेन एलिमेंट आज ये कर रहे हैं, कल को दूसरे लोग करेंगे। तो एक गलत परंपरा पढ़ने की तो इसमें पूरी संभावना है ही है, पूरा मैसेज जाने की तो पूरी इसमें एक संभावना, आशंका है ही है। लेकिन आप ये देखिए, इसको और थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए फिर आप लोग भी अपनी राय दीजिए मेघनाद और शार्दुल, कि
लाल किले पर समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो वहाँ रामलीलाएं होती हैं, तब वहां पर चारों तरफ भगवा फहराया जाता है लाल किले के अगल बगल। तो लाल किला ऐसा कोई सैक्रोसैंक्ट स्थान नहीं जहाँ केवल तिरंगा 12 महीने फहराता हो, एक। और दूसरी बात ये कि जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे, या जो लोग अगर आप कवर कर रहे हो इस आंदोलन को, नजदीक से देख रहे हो किसानों के आंदोलन को, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे इस तरह के नारे इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि धार्मिक नारे हैं, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल और ये सारी चीजें। अब ये आम आदमी के नारे हैं जिसको सबसे बड़ी ताकत ही वहीं से मिलती है। वो इतनी बारीक चीजों को नहीं समझता, वो हर कदम पे पहले अपने हक की बात करता है, फिर जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे लगाता है वहां पे। तो उससे दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अगर हम इतनी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि हाँ लाल किले पर केवल तिरंगा फहराया जाना चाहिए, बाकी कहीं और कुछ नहीं होना चाहिए, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइन खींच दी गई है, तो आप देखिए कि सरकार क्या कर रही है। यही मेरा तर्क था कि सरकार का जो काम है वो सरकार क्या कर रही है। सरकार अपने हर कामकाज में आज धर्म का इस्तेमाल बहुत बेशर्मी से कर रही है। हर जगह वो जाके प्रधानमंत्री मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद के, आप सोचिए कि जो संसद पूरे देश की है, सर्वधर्म की है, सबकी है, उस संसद के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर वो कर्मकांड करते हैं। ये सारी चीजें दिक्कत है। तो आप ऊपर से क्या संदेश दे रहे हैं और नीचे से क्या संदेश लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर जब आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे तब इस तरह की दिक्कतें खत्म होंगी। लेकिन हमारे समय की दिक्कत यह है, हमारे राजनीति की दिक्कत यह है कि वो इन चीजों को उस तरह से सान दिया है, सान चुके हैं आपस में, जिस तरह से आटे और पानी को एकदम से सान दिया जाता है। अब ये दोनों चीजें आपस में अलग नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेघनाथ, अब आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये मैं कंसिडर नहीं करता कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है, और वो बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन हो जाता है वहां पर। लेकिन एक तरीके से देखी जाए तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद, मुझे वो ऑफेंसिव नहीं लगा। पर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा होगा, कुछ लोगों को ऑफेंसिव भी लगा होगा। जो तरीका था वो फ्लैग लगाने का, वो बहुत गलत है, ऑफेंसिव है, बिल्कुल वो मुझे ज्यादा ऑफेंसिव लगा। राइट, जो तरीका था, पहुंच जाएं और कहीं पे भी कब्जा करते हैं और ये ये गलत तरीके थे। ये बहुत गलत तरीका था। मतलब अगर आप वहां पर परमिशन लेके ये करते तो फिर भी मैं मान लेता कि नहीं ठीक है चलो कर लो, बट जो तरीका था जो करने का, उससे मुझे ज्यादा ऑफेंसिव लगा कि उन्होंने कौन सा झंडा ले रहा है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा वही कहना है कि मुझे ये चीज का ज्यादा ऑफेंसिव, मुझे पर्सनली ऑफेंसिव लगा कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को उल्लंघते हुए अग्रेसिव होकर वो लोगों ने जाकर वो उनका जो भी मायने रखता है वो झंडा वो फहराया। वो कौन सा झंडा था, क्या था, वो बाद में बात आती है। राइट, तो अगर हमको आउटरीच करना ही है तो मुझे लगता है उस पर करे। वो कौन सा झंडा था, कौन से रंग का था, क्या सिग्निफाई करता है, वो बात की बात है। बिल्कुल। देखिए इस बारे में मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा, क्योंकि बाकी बातें भी करनी है। इस बारे में हमने खुलकर पिछली बार बात की थी। इनफैक्ट मैंने कहा था कि हम रख के देखें कि अगर भगवा लगा होता या हरा लगा होता तो कैसा लगता है ना। तो वो बात ठीक है उनकी। और देखिए अंततः आपको अच्छा लगा नहीं लगा ये व्यक्ति की बात है, और आंदोलन हाथ से निकल जाते हैं। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे तब भी कहा था उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन मैं, देखिए इतनी गंभीर बात हो गई, मैं एक मेघनाथ से क्षमा भी चाहता हूँ। मैं बता देता हूँ मेघनाथ को झंडे से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि उसे भगवा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो नागपुर से है। अब मुझे पता था शार्दुल, तुम बड़े चतुर आदमी हो। ये लाओगे बीच में, तुम लाओ। जय महाराष्ट्र तो भगवा तो लगा है, कैसे बुरा लगेगा उसका। मिहिर से भी अगर उनकी राय ले ली जाए कि ये जो तिरंगा फहराया, तिरंगे के बगल में किले पर अलग अलग धर्मों के झंडे फहराए गए, उस पर उसको आप कैसे देखते हैं मिहिर? तो मैं, दो चीजें हैं। एक, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं शायद अपने व्यक्तिगत जीवन में उस तरह से धार्मिकता या रिलीजन को उस तरह से फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ पे रिलीजन हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, धर्म हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। वो लाइन खींचना बहुत मुश्किल है किसी व्यक्ति के जीवन में हिंदुस्तान में, कहाँ पे उसका रोजमर्रा का जीवन शुरू होता है और कहाँ धर्म उसमें एंट्री करता है। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो मेरे ख्याल से मेघनाथ ने ठीक अंतर किया कि हमारी धर्मनिरपेक्षता ऐसी नहीं है कि लोग धर्म नहीं फॉलो करेंगे या लोग रिचुअल्स नहीं फॉलो करेंगे।
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, केवल ये लाइन है। तो कोई व्यक्ति जाके झंडा फहरा रहा है, उसके तरीके और जगह में दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति के झंडा फहराने में क्या दिक्कत हो सकती है। और मैं अगर उस तरह से धार्मिकता फॉलो नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति ना करे, ये कोई तर्क नहीं। तो तरीके में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आंदोलन के स्तर पे अगर आप देखें तो हम चौरी चौरा की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस समय। मेरे ख्याल से शायद आज ही वो दिन है जब चौरी चौरा की घटना हुई। और चौरी चौरा की घटना भी किसी तरह की घटना थी जिसमें आंदोलन चलाने वालों के हाथों से निकल गया था। उस घटना को भी देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, और दो नजरिए हैं, ये मुझे कहना पड़ेगा। मैं अगर गांधी के नजरिए से खड़े होकर देखूं तो वो घटना गलत थी, पूरा आंदोलन वापस लेने की वजह बनी। लेकिन उसी का एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जिन लोगों ने वो घटना को अंजाम दिया था, वो लोग कौन थे, उनकी क्या पृष्ठभूमि थी, उनके साथ आगे जीवन में क्या हुआ, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है और हमें देखना चाहिए। क्योंकि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के भी केवल हम उसी पहलू को अगर देखें जो मेन स्ट्रीम है, तो जो किसान मजदूर आंदोलन कर रहे थे, जो शायद उस सांचे में खड़े होकर आंदोलन नहीं कर रहे थे जो आपने मैंने आंदोलन के लिए तय किया है, ठीक उसी तरह आज भी आंदोलन के अंदर जब कोई मास मूवमेंट होता है, जन आंदोलन होता है, तो जन आंदोलन कभी भी आपके द्वारा या इवन उसके नेताओं के द्वारा तय किए गए सांचे में चले, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वो जन आंदोलन है। तो कई बार वो आपके सांचे से चीजें निकल जाए, हो सकता है, और इसका दोष पूरे आंदोलन पे नहीं दिया जा सकता। इससे आंदोलन की मांगों का सही या गलत होना नहीं तय होता। ठीक बात। हाँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी से आंदोलन के शीर्षस्थ नेताओं को मुक्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हैं और उससे आप भारत सरकार की नीतियों को बदलने के लिए चला रहे हैं आंदोलन, और लोग इस तरह से अराजक होंगे, आपके कहे में नहीं होंगे, तो इसका तो गलत संदेश जाएगा और ये ऐसा कोई आंदोलन सफल भी नहीं हो सकता। इसी सिलसिले में हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका प्रोफाइल नेम है व्हाई बॉदर, उनका एक छोटा सा सवाल था कि अतुल सर, मैं ये एक श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से आ रहा है। हाँ। तो हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू किया जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं चर्चा के लिए, कि फीडबैक दे रहे हैं। उनका मैं एक तो बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं। और अगर कोई भी हमारे लिसनर्स सुन रहे होंगे तो अगर आपको वो डिस्कॉर्ड सर्वर में आना है और हमसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप हमको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ जाइए। वहां पर हम आपके पूरे सजेशंस, ये आपने अतुल सर आपने देखा होगा कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई थी वहां पे। ये अतुल जी का तो पहला एक्सपीरियंस होगा ये डिस्कॉर्ड का। गेमिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सब्सक्राइबर है व्हाई बॉदर, उनकी प्रोफाइल नाम है उनका। उन्होंने एक सवाल पूछा कि दो विचारधाराएं हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग। अंग्रेजी में उनको लेफ्ट विंग राइट विंग कहते हैं, तो हिंदी में उसे वामपंथ और दक्षिण पंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण तो साउथ होता है, तो कायदे से उत्तर पंथ दक्षिण पंथ हो जाता हिंदी में, या फिर दायां था तो बाएं तरफ होना चाहिए। इसके दो, और बहुत कोई एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे जितना मैंने खोजबीन की, दो चीजें हैं। एक तो दक्ष, दाहिने को कहते हैं दक्ष भी, मतलब दाहिने हाथ को आप दक्ष कहते हैं संस्कृत से, तो ये किसी हमारे सब्सक्राइबर ने इसको ये तर्क वहां पे दिया भी है। और दूसरा है, इसको तय करने का पैमाना ये था कि जब हम सामने खड़े होते हैं पूरब की तरफ मुंह कर, तब हमारा जो ये दाहिना हाथ है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होता है, तो वहां से दक्षिण पंथ लिया। कायदे से वामपंथ के लिए हमने लिटरली बाएं का वो लिया है, लेकिन दक्षिण पंथ की तरफ से दक्षिण पंथ का ये दिशा के को हमने लिया है इसमें। हाँ शार्दुल, मैं बताऊं कहाँ से आया? हाँ, देखिए नागपुर से बता रहा हूं। जब संघ में, आरएसएस में जब वो परेड कराते हैं तो वो संस्कृत में आज्ञा होती है। तो जब बाएं मुड़ना होता है वो कहते हैं वाम व्रत, और जब दाएं मुड़ना होते हैं वो कहते हैं दक्षिण व्रत। तो वहां से आया। मतलब अभी भी ये बात है। तो सबसे जो इसमें स्ट्रॉन्ग लॉजिक मुझे लगा कि वो यही है, दक्ष से दाहिना होता है संस्कृत का, और वहां से दक्षिण पंथ आया है, होगा शायद। और भी हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो शब्दकोश है ना हिंदी का, उसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, और क्रियाओं में भी बहुत सारे अर्थ बदलते रहते हैं। जैसे एक शब्द है देखना। अब देखने का मतलब होता है टू सी, किसी चीज को देखना, लेकिन देखने का मतलब होता है एक चुनौती भी देना, मैं तुमको देख लूंगा। देखने का मतलब होता है इंतजार भी करना, देखते हैं क्या होगा। तो
अलग 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 अर्थों में एक ही शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह से दक्षिण भी कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। तो ये अतुल, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि दिशाओं के बारे में या कई बार समय के बारे में शब्द समय के साथ अपना अर्थ बदल भी लेते हैं। जैसे अगर आप आज से 100 साल या 125 साल पहले की हिंदी की किताबें पढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर टेंस के संदर्भ में पीछे शब्द लिखा हुआ मिलेगा, उसके पीछे ऐसा हुआ, यानी भविष्य में ऐसा हुआ। लेकिन आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो पीछे शब्द का प्रयोग हम आमतौर पे पास्ट टेंस के लिए, पास्ट के लिए करते हैं, और आगे शब्द का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं। हिंदी में भी आप देखें, हम आने वाले कल और बीते हुए कल के लिए एक ही शब्द है हमारे पास में, कल, जबकि अंग्रेजी में आप यस्टरडे बोलते हैं और टुमारो बोलते हैं। मेरे इतने मार्क्स कटे हैं ना इसकी वजह से स्कूल में। नहीं उसके दूसरे भी होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। मेरी थ्योरी ये है कि जो समय की या काल गणना की चक्रीय अवधारणा फॉलो करने वाली सभ्यताएं हैं, आमतौर पे वो बीते हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए एक किस्म को उसको एक दूसरे का रिपीटेटिव मानती है, और इसलिए भाषा पे उसका असर दिखाई देता है। और एक दूसरा ये भी है तर्क कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो वो फ्यूचर वो है जो आपने देखा नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जो आप अभी वो अंधेरे में है, और पास्ट वो है या बीता हुआ कल वो है जो आप देख चुके हैं, जो आपको मालूम है क्या हुआ है। तो आपकी आंखों के सामने जो है वो पास्ट। तो मेरे ख्याल से काफी लंबी अच्छी बातचीत हो गई बात इस विषय से जुड़ी। हम अभी अपने जो हमारा मुख्य विषय है उस पर आते हैं, और वो घटना है जो अमेरिकन पॉप स्टार है रिहाना, उनका एक ट्वीट आया, और वो ट्वीट था कि आखिर हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन से जुड़ा वो ट्वीट था, एक फोटो भी उसमें चिपकाई गई थी और एक लिंक भी लगाया गया था। CNN पर वो खबर छपी है किसानों के आंदोलन से जुड़ी, और वहां से एक ऐसी दिशा में सारी बहस चल पड़ी कि ऐसा लगा कि भारत सरकार और तमाम उसकी जो संस्थाएं ऐसी हिल गई हैं कि एक ट्वीट से मानो कोई वज्रपात हो गया है। हमारे विदेश मंत्रालय, जैसा कि मेघनाथ ने बताया शुरुआत में, विदेश मंत्रालय ने एक हैशटैग के साथ उस पर जवाब दिया, और फिर जमाने से सो रहे लोग जो इतने दिनों से यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, 200 लोगों के अलग अलग आंकड़े हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कहीं 150 आंकड़े हैं, कहीं 200 आंकड़े हैं, कहीं 100 के आसपास हैं, किसानों की मौत हो गई इसी आंदोलन में, कहीं कोई आवाज नहीं आई। और अचानक से जब सरकार को दिक्कत हुई, सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, तो ये तमाम लोग उठ गए और उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए। इसमें कुछ लोगों के नाम लेना बहुत जरूरी है। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे सितारे हैं, इसमें सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे लोग हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, इसमें अनिल कुंबले भी हैं, विराट कोहली भी हैं। ये क्रिकेट और फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े नाम हैं। इन लोगों ने ट्वीट चलाया। इसका लब्बो-लुआब ये था कि हमारे अंदर के मामले में तुम दखल न दो। ये कितना बड़ा तर्क है, ये कितनी बड़ी वो है। खासकर इस मामले में मैं एक उदाहरण से इस बात को शुरू करना चाहता हूं कि अंदर का मामला क्या होता है और बाहर का मामला क्या होता है। चूंकि पॉप कल्चर से जुड़े लोग हैं ज्यादातर, और खेल की दुनिया से जुड़े लोग हैं, तो दो घटनाएं मैं का जिक्र करूंगा, और उसके बाद बाकी लोग अपनी अपनी राय रखेंगे और इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। 1948 में 1948 में रंगभेद अपार्थाइड की पॉलिसी लागू की गई साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद इतना बड़ा एक प्रेशर बना पूरी दुनिया में कि 70s आते आते क्रिकेट की जो दुनिया थी वो इस दबाव से बच नहीं पाई और उसको साउथ अफ्रीका को बैन करना पड़ा। अपार्थाइड की पॉलिसी ऐसी थी कि वो कहती थी कि उनकी टीम में केवल और केवल गोरे ही खेलेंगे। भारत उसका बहुत मुखर विरोधी था, क्योंकि भारत का जो आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का, उसकी उससे प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी के आंदोलन से और उनसे वहां पर अपार्थाइड के खिलाफ नेल्सन मंडेला का पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। उस भारत ने उसका विरोध किया था। अब आप समझिए, और पहला विश्व कप खेलने में साउथ अफ्रीका को 1992 लग गए, और बड़े बड़े सितारों के करियर बर्बाद हो गए साउथ अफ्रीका में। ग्रीम पोलक और तमाम लोग थे जो खेल ही नहीं पाए इंटरनेशनल क्रिकेट, और बहुत बड़े खिलाड़ी थे। साउथ अफ्रीका अगर कह देता कि हमारे आंतरिक मामलों में आपका क्या लेना देना है, आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों आपने हमारा बहिष्कार कर रखा है, आपको अधिकार नहीं है, तो टका समूह लेकर ये लोग आ जाते। पॉप कल्चर के लोग हैं। बीटल की जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेम बैंड है, पॉपुलर बैंड था, उसने कितनी पॉलिटिकल और उससे जुड़ी चीजें, यहाँ पर बॉब डिलन का नाम लेना चाहूंगा मैं, पॉप कल्चर के लोग हैं ये, कि किस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स को बरता है और कैसे लोकतंत्र और तमाम इन आवाजों को सपोर्ट दिया है उनके म्यूजिक ने। उससे सीख लेनी चाहिए। अंदर का मामला नहीं होता। जहां लोकतंत्र, जहां संविधान, नागरिक अधिकारों की बात आए तो वो सिर्फ अंदर का मामला नहीं रह जाता, या अंदर का मामला हो ना हो, बाहर वाले को बोलने से नहीं रोका जा सकता। मेघनाथ,
जी सर, और एक मैं इसमें एक एग्जांपल जोड़ना चाहूंगा। मैंने आयुष ने और प्रतीक ने एक रिपोर्ट किया था पिछले साल, जब कश्मीर में जो 370 हटाया गया था, उसके बाद एक यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन आई थी इंडिया में, जो हमारे प्रधानमंत्री से भी मिली थी। इनको एक बहुत ही ऑब्सक्योर एनजीओ ने, जो एक मार्टी शर्मा नामक एक महिला चलाती थी, उन्होंने वो लोगों को लाया था और उनको एक स्पेशल टूर दिया गया था कश्मीर का, दिखाने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या हुआ है, एक्सेट्रा। और उसी समय पे हमारे हमारे जो एमपीज है, जो हमारे जो अपोजिशन लीडर्स है, उनको एयरपोर्ट पर रोककर वापस भेज दिया गया था। तो आप सोचिए कि जब अंदरूनी मामला जब आप बात करते हैं, तो कश्मीर से बड़ा सेंसिटिव मामला और कोई हो नहीं सकता इंडिया के लिए। ये डिफेंस का मामला है, ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है, चाइना से जुड़ा हुआ मामला है, और बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि एक पूरे पॉपुलेशन का उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस भी छीन लिया था तब। तो इस मामले में यूरोपियन यूनियन को आने दिया, और यूरोपियन यूनियन ने उस पर खूब ओपिनियन भी दिया था उसके बाद, वही जो डेलीगेशन था उन्होंने। तो तब ये कोई रिएक्शन नहीं आया था कि अरे ये हमारा मामला है, आप इस पर बात मत कीजिए। तो मैं यही एक अभी छोटा सा एग्जांपल जोड़ूंगा, पर मुझे मिहिर को भी क्या कहना है वो सुनना है, उसके बाद मैं और बोलूंगा इस पर। ठीक बात। मिहिर, ये जो पूरी बहस चल रही है रिहाना के ट्वीट को लेकर, रिहाना है, ग्रेटा थुनबर्ग है, मिया खलीफा है, और तमाम लोग हैं, आपने इनको देखा और किस तरह से हमारे जो हिंदुस्तान के जो पॉपुलर कल्चर के सितारे हैं उनका भी बयान देखा, जो सुपरस्टार्स हैं उन्होंने भी उस पर प्रतिक्रिया दी। आपको लगता है कि वो प्रतिक्रिया जायज है या नाजायज है? ये मुझे लगता है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये जो पूरा अंदरूनी मामला वाला तर्क है वो यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि जो ट्विटर पे भी टिप्पणियां की गई हैं, और रिहाना की भी जो टिप्पणी है वो मानवाधिकार के दायरे में है, और इस तर्क से इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि वो भारत के बारे में कितना जानती हैं या वो भारत के कृषि कानूनों के बारे में कितना जानती हैं। जिस तरह से आंदोलन को कुचला जा रहा है, जिस तरह से उसमें समस्याएं खड़ी की जा रही है, उनके बारे में बोलने का हक तो मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स के लेवल पे, मानवाधिकार के स्तर पे सभी को है। दूसरा, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करूं कि जो रिएक्शन आया, खासतौर पे बॉलीवुड के कई सितारों की तरफ से जो रिएक्शन आया और क्रिकेटर्स की तरफ से रिएक्शन आया, वो थोड़ा नया था। क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये 2015 से ही तकरीबन हमारे सिनेमा उद्योग के अंदर तो एक साफ घेरेबंदी, जिसको आप पालाबंदी कहते हैं, वो दिखाई दे रही है। और इससे पहले तक एक जो हमेशा लाइन होती थी आमतौर पे, इवन आप सचिन या अमिताभ या लता मंगेशकर जैसे लोगों को भी देखें, तो वो आमतौर पे इस तरह के मुद्दों पे नहीं बोलते थे, या वो टिप्पणी ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी आलोचना भी हुई कि उन्होंने किसी मुद्दे पे नहीं बोलना क्यों चुना, या उनकी चुप्पी के ऊपर टिप्पणी होती थी। पर 15 के बाद में खेमेबंदी, 15-16 के बाद में बहुत स्पष्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। ये भी मैं यहाँ पे रेखांकित करूंगा कि ये बड़ी बात है। उसमें अनुराग कश्यप हो सकते हैं, उसमें दिवाकर बनर्जी हो सकते हैं, उसमें नसीरुद्दीन शाह हो सकते हैं, और बहुत सारी स्त्री अभिनेत्रियां, स्त्री निर्देशक हैं उसमें बड़ी संख्या में, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है मुझे लगता है, जो रेखांकित करनी चाहिए कि महिला सितारे जो हैं हमारे, या फीमेल एक्टर्स और डायरेक्टर्स जो हैं, उनका रवैया ज्यादा हिम्मत वाला है। दोनों तरफ एक तरफ कंगना रनौत भी है। नहीं, उसमें तो बहुत मजेदार है। कंगना रनौत ने तो शायद रोहित शर्मा के ट्वीट को कोट करते हुए कोट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि खुल के क्यों नहीं बोलते हो, तुमको अभी भी डर लग रहा है। वो सबसे मतलब वो एक अलग ही लेवल की लड़ाई चल रही है। मतलब डिप्लोमेटिक ही ज्यादातर ट्वीट थे, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो कह नहीं सकती थी, स्वाभाविक है। रोहित शर्मा ही उनको लगा होगा कि सबसे आसान शिकार है। तो इससे मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं, शायद ये माना जा सकता है कि खुद ही ट्वीट करती हैं वो, इसके अलावा तो मैं इसमें क्या पॉजिटिव देखूं। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सिनेमा और इवन क्रिकेट भी कुछ हद तक, मैं क्रिकेट के ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अराजक किस्म की, और बहुत ही क्या कहेंगे, उसमें कोई तरह की व्यवस्था नहीं है ना, वो किसी सिस्टम के तहत काम नहीं कर। दूसरा, सिनेमा एक बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की इंडस्ट्री है। हम खासतौर पे बॉलीवुड जो है उसमें बहुत बड़ा पैसा लगा है और बहुत ज्यादा किस्मत का खेल है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार से पंगा लेकर आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर दूसरे कदम पे आपको किसी ना किसी तरह सरकार की मदद की जरूरत है। आपकी फिल्म के प्रोडक्शन से लेके, आपकी फिल्म के कलाकारों से लेके, आपकी फिल्म की रिलीज तक, किसी भी बिंदु पे
ऐसी चीज हो सकती है जो आपके पूरे करियर को खत्म कर दे, पूरे करोड़ों रुपए की आपकी जो लागत लगी है उसमें वो डूब जाए। ये सारी चीजें देखते हुए सिनेमा के लोगों से उम्मीद करना कि वो कोई क्रांतिकारी तो मैं ये जानना चाहता हूँ जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो मेरिल स्ट्रीप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के पत्रकारों को समर्थन की जरूरत है, मदद की जरूरत है हमें, या तमाम और भी अलग अलग हॉलीवुड के जो सितारे हैं उनके बयान आते रहते हैं इस तरह के, वहां पर भी यही सारी चीजें हैं, मतलब इस तरह नहीं, ये देखिए, यहाँ इतनी मजबूत डेमोक्रेसी हमारे जैसी स्थितियां नहीं है, ज्यादा मजबूत डेमोक्रेसी है, ज्यादा मजबूत इंस्टीट्यूशन है, पर वहां भी बिजनेस के कंसर्न तो है ही है, तो वो कैसे वो लेकिन वहां पे अगर कोई राजनेता या राजनीतिक दल किसी फिल्म को या किसी फिल्म कलाकार को सीधे टारगेट करता है तो वो उसकी पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या हमारे समाज में इतनी चेतना है कि कल को जब किसी सिनेमा बनाने वाले के करियर में बाधा उत्पन्न की जाए या फिल्म रिलीज करने से रोकने की जो कोशिश हो, वो ऑब्वियसली सीधे कोई राजनीतिक दल नहीं करता है या कोई राजनीतिक दल खुद नाम लेके नहीं करेगा, सरकार खुद नाम लेके नहीं करेगी, लेकिन ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स खड़े कर दिए गए हैं जो ये सब काम करते हैं और वो सबको मालूम है कौन उसके पीछे है। तो क्या हमारी सोसाइटी, इवन मैं यहाँ पे राज्य सरकार की भी बात नहीं कर रहा, क्या हमारी सोसाइटी एक फिल्म निर्देशक को, एक अभिनेता को इस बात का भरोसा देती है कि कल को उनकी फिल्म की जब रिलीज होगी और जब रिलीज होने से रोका जाएगा तो वो सपोर्ट वो नहीं होने दिया जाएगा? तो दूसरा ये देखिए, जब आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, आमतौर पे आप देखेंगे कि जो बड़े सितारे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वो उतने ज्यादा उनके हाथ बंधे हुए हैं, शायद उतना ज्यादा वो सरकार के नियंत्रण में है। और ये बात मैं क्रिकेट के बारे में भी कहूंगा। देखिए, क्रिकेट हमारे यहाँ पे एक तरह से एक ऐसी बॉडी है जो पूरी तरह से एक ही उसमें संस्था है जो चलाने वाली है। अगर वो संस्था आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है तो आपके पास में कोई पैरेलल टीम नहीं है जहाँ पे जाके आप खेल सकते हैं। बीसीसीआई की टीम के अलावा हिंदुस्तान की कोई दूसरी टीम नहीं है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं और बीसीसीआई आपको मौका नहीं देती है तो आपके पास में क्या विकल्प है क्रिकेट में आगे बढ़ने का? ये सवाल का सामना करना। ये तो हो गई मजबूरियों की बात की कंडीशन क्या है। मैं ये जो इसकी भाषा है, ये जो इनके ट्वीट के जो वो है कॉपी पेस्ट, और जैसे साइना नेहवाल और अक्षय कुमार के हूबहू शब्दशः एक ही तरह से, शार्दुल आपने इसको देखा इन तमाम सितारों के ट्वीट को, आपको क्या लगा कि इस पे इस तरह की प्रतिक्रिया इतनी देर से आई, और आए भी हुजूर तो क्या ले आए? नहीं तो देखिए, मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ और बिल्कुल मैं प्रामाणिकता से कहना चाहता हूँ, मोदी जी युग पुरुष हैं और जो है ना, ये विदेशी सेलिब्रिटी भारत की अभूतपूर्व उन्नति से जल रहे हैं, ठीक है ना। और उन्नति आप देख ही रहे हैं, चीन पर भी विजय हो गई है ना, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समाप्ति पर है, ये तो हम सबको पता है, हमें घर घर में, आपको अपने घर में भी तो पता होगा, और सब चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसलिए ये कागजी शेर बिल्कुल आए डिफेंड करने, है ना। ये मजाक की बात लोग कहेंगे, पर ये मुझे नहीं पता ये सैटारिकल है, फनी है, क्या है, लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ ये मोदी जी के युग पुरुष होने की बात करते हैं, भारत की उन्नति हो रही है, तो इन्हें इतनी जल्दी मिर्ची क्यों लगती है? मतलब आप किसान आंदोलन में आप देखिए, रिहाना को कौन जानता हो? ये मैं थोड़ा सा रिजर्व करना चाहूंगा मतलब मैंने वहां पर जाकर बहुत सारे रैप आर्टिस्ट के बड़े बड़े डीजे पर गाने भी सुने हैं तो मैं इस पे थोड़ा सा रिजर्व करना चाहूंगा। कितने लोग जानते होंगे के गाने पे नाच रहे थे लोग वहां पर, मैं गया था कितने लोग जानते होंगे? उनको जानने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। 100 मिलियन उसका जिक्र किया मेघनाथ ने, तो मैं सीधी बात पे वापस आ जाता हूं। बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी एक ट्वीट से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय बयान जारी करेगा और हैशटैग ट्रेंड कराएगा। आप ये देखिए कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। एक हैशटैग सरकार तैयार करती है और इतने बड़े बड़े सितारे उस हैशटैग को रिट्वीट करते हैं, उस पर कमेंट चलाते हैं। अब प्रायोरिटी ये है, आपके यहाँ किसान इतने दिनों से परेशान हैं, उससे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बाड़बंदी कर रहे हैं, आप कीले सड़क पे ठुकवा रहे हैं और आप बार्ब्ड वायर लगवा रहे हैं चारों तरफ। ये तो बात है। आज का स्पेक्टिकल तस्वीरें हमारे सामने हैं, और लड़ाई किससे लड़ी जा रही है? हैशटैग से। देखिए अतुल, ये लोग इतना नहीं सोचते, ये सारी बातें छोड़ दें हम कि हम कानूनों से लागू करते हैं या नहीं है। रिहाना ने क्या कहा था? उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की थी कि इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। अब हम न्यूज बिजनेस में काम करते हैं सभी लोग, यहाँ पर एक संपादक की तरह सोच कर देखें, ये लोग भारत सरकार चला रहे हैं, दुनिया की 10% से ऊपर जनसंख्या,
ये लोग ये नहीं सोचते कि अगर ये इंटरनेट नहीं रोकते और इतना बवाल नहीं मचाते तो बात होके खत्म हो जाती, इनकी जग घसाई भी नहीं होती। इसके लिए वो कहावत नहीं, अक्ल के पीछे लठ लिए फिर है। ये बात ठीक है, रेहाना का भी कोई सोशल मीडिया हैंडल करता होगा, उन्होंने रीट्वीट कर दिया, लेकिन आपके सेलिब्रिटीज 20 सोशल मीडिया हैंडल, 20 से ज्यादा एक सी ट्वीट कर रहे हैं एक सी भाषा से, तो साफ पता चल रहा है कि वो भाषा किसी ने लिखी थोड़ी है, वो कहीं से आई है। और जो मेघनाथ ने एक बात की मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो जो टूर जिस एनजीओ ने ऑर्गेनाइज कराया था, ये लोग बात करते हैं कि विदेशी दखल की, वो एनजीओ आर भारत से जुड़ा हुआ था जो यूके में उस पर फाइन लगा था, हमने जो बात की थी कुछ महीने पहले। तो अपनी थैली में तो इतने छेद हैं। और एक बात और जिसे सबको सोचना चाहिए, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विरोध में, कि नेता भक्ति तो यहाँ पहले भी होती थी, देश और सरकार एक कैसे हो गए हैं आज। अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो आप देश पर सवाल उठा रहे हैं। और एक टिप्पणी किसी ने कर दी, अगर सेलिब्रिटी ने, वो गाना गाते हैं वहां पे, ग्रैमी अवार्ड जीतते हैं, जो भी करते हैं, तो टिप्पणी से संप्रभुता कैसे खतरे में आ गई? कमाल है यार। टिप्पणी में ही आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब छिपा हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग दो चीजें बोलना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो रिहाना ने पूछा इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, राइट? और फिर बाद में इस पे भारत सरकार ने बात की, सब बड़े क्रिकेटर्स ने बात की, वही तो कह रहा था मैं। तो भाई मतलब बेसिकली सबने बात की, फिर रिहाना बात करने लगी। रिहाना को भारत सरकार बहुत सीरियसली लेती है, जैसे ही उसने कहा बात नहीं कर रहे, सब बात करने लगे। नहीं, ये बात ठीक है, मोदी जी को विदेश में होने वाली बात से बड़ा फर्क पड़ जाता है, चाहे यहाँ कुछ भी होता है, कोई मतलब नहीं है। मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का ये सिचुएशन हो गया। मुझे तो लगता है इनका विश्व गुरु वाली कुछ इमेज को ठेस पहुंच जाती है अपने दिमाग में, कहते अरे। पर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक इस पर नोट करनी चाहिए कि वो जो MEA का जो बयान था, जो दिया था कि बाहर की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शुरू है इस पर, कोई किसी का हाथ है, किसी का कोऑर्डिनेशन चालू है, वो एक उनका जनरल स्टैंड था। और उन्होंने जो #India Against Propaganda जो दिया, उसको आप प्रोपोगेंडा से भर रहे हो। मतलब एसेंशियली जो वो कॉपी पेस्ट वाले जो ट्वीट थे, वो किसी ने सर्कुलेट किए थे, किसी ने उसको ट्रिगर दिखाया था। अगर आप सुनील शेट्टी का ट्वीट देखेंगे, उन्होंने तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता को भी टैग किया था, मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट को। मतलब क्यों? मतलब पेमेंट आना है, क्या होना है कि मैंने कर दिया, ट्विटर पे बता देता हूं। हाँ, मतलब व्हाट्सएप ही कर देते इनवॉइस, मतलब समझ में नहीं आया मुझे एक बात और लगती है कि ये इवन जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े फिल्म स्टार्स हैं, इनका सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग भी इतने मूर्ख नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट करें। उसके बावजूद अगर वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो भी कहीं ना कहीं ये अपने ऑडियंस तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हम नहीं लिख रहे हैं, हमसे बोला गया है आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बहुत सीरियस मैसेज है इसका। वो मैसेज है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे के स्तर से चीजें प्लान नहीं हो रही, ये बहुत टॉप के लेवल से हो रही है। टॉप के लेवल पे इस तरह की चीजों में सर खपाया जा रहा है, तो आप वही बात करोगे। फिर आप सोचिए कि इतने बड़े महत्वपूर्ण मौके पर देश है, पेंडेमिक से गुजर रहा है, किसान 2 महीने से ज्यादा वक्त से बैठा है, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप ऊपर बैठ के यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी उसमें बिल्डिंगों में, और आप हैशटैग प्लान कर रहे हैं, और सारे सुपरस्टार से हैशटैग में क्या है, आप टेक्स्ट डालना है, क्या वर्ड डालने हैं, ये सब करवा रहे हैं आप। पर सर इसका सिचुएशन इतना रद्दी हो गया है ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद मतलब मनीषा को न्यूसेंस के साथ भी हेल्प कर रहा था रिसर्च के साथ, तो कुछ चैनल्स देख रहा था मैं, प्राइम टाइम देख रहा था। उन्होंने पूरा फोकस रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग पे किया था। एक तो रिहाना के वो लोग नाचते हुए कपड़े छोटे छोटे पहन के तस्वीरें दिखा रहे थे एक साइड में, और दूसरे साइड में पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ये कौन है, हमारे बारे में बात करने वाले, एक्सेट्रा। पर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, इन्होंने भी मेंशन नहीं किया, इन्होंने भी किसी का सचिन तेंदुलकर से लेके इन्होंने ट्वीट किया, ऐसे कोई मेंशन भी नहीं किया इनका। मतलब न्यूज चैनल वालों ने भी इनको भाव नहीं दिया। और दूसरी चीज ये है कि जो ग्रेटा थुनबर्ग का एक बहुत बड़ा उसके बाद कंट्रोवर्सी सा छिड़ गया है, जिसकी वजह से वो FIR भी फाइल हुआ है कि उन्होंने ग्रेटा ने एक पहला ट्वीट जो था वो था आई सपोर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट, और दूसरा जो उसका फॉलो अप थ्रेड ट्वीट था, उसमें उन्होंने एक लिंक शेयर की थी, जिसको उन्होंने लिखा था कि किसी को मदद चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। अब ये लिंक जो था वो एक सोशल मीडिया टूल किट की तरफ लेके जाता है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया बट जस्ट ए जनरल प्रोटेस्ट टूल किट की तरफ। और ये टूल किट में ये दिया गया था, आई थिंक जनवरी से लेके
फरवरी से इवन मार्च तक डेट्स दिए गए थे कि इस डेट्स पर हम गैदर होंगे, एम्बेसी पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ट्विटर पर इस डेट पर कलेक्टिवली जाकर ये करेंगे। और उन्होंने रिसोर्स लिंक्स दिए थे कि फार्मर्स के बारे में जानिए, थोड़ा सा फार्म लॉज के बारे में जानिए एक्सेट्रा। और उन्होंने कुछ हैंडल्स भी दिए थे कि इन लोगों को आप टैग कीजिए, प्रधानमंत्री से लेके सबको, पर ऑल्सो मीडिया हाउसेस को कि आप, और उसमें न्यूज लॉन्ड्री का भी एक नाम था। तो अब ये जो टूल किट था वो पब्लिकली शेयर किया गया था। अब इसको ट्विस्ट करके कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, अब बोल रहे हैं, न्यूज चैनल वालों ने भी शुरू किया और उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी करना शुरू कर दी कि ये एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी थी जो इंडिया को डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए लोग उनकी। और टाइम्स नाउ पे देखा, उन्होंने इमीडिएटली खालिस्तानियों से उसको जोड़ दिया कि एसएफजे ने भी इस पर कंट्रीब्यूशन किया, पता नहीं क्या प्रूफ लेके आए वो वहां से। पर आप सोचिए कि गूगल डॉक जो 100 से ज्यादा लोग एडिट कर रहे थे लाइव, मैंने देखा लाइव एडिटिंग चालू था उस पर, लोग ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, उस पर ये लोग बोल रहे हैं कि ये कोई कंट्रोवर्शियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो रिवील हो गया गलती से। और हुआ क्या कि उसके बाद उसने वो ट्वीट डिलीट भी किया ग्रेटा थनबर्ग ने, और उसके बाद एक नया लिंक डाला और वही टूल किट फिर से शेयर की, उसमें थोड़ा सा रिफाइन करके उन्होंने वही फिर से बातें दोहराई है। तो आप सोचिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर से लेके जो भी क्लाइमेट एक्टिविज्म जो ये ग्रेटा थनबर्ग लीड करती है, इसमें हर बार वो ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर करती है। ये एक रिसोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों को ये पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से पिटिशंस चालू है इस पर, कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पे आंसरेबल है, और क्या क्या हम बोल सकते हैं। और ये शेयर किया जाता है पब्लिक में, और ये आप एडिट भी कर सकते हो। और दूसरी तरफ आईटी सेल है। आईटी सेल भी ऐसे कई डॉक्यूमेंट शेयर करती है दिन रात लोगों के साथ कि यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके ट्वीट किया कीजिए। रोज एक आपको हैशटैग मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी स्कीम लॉन्च हुई, कोई भी कंट्रोवर्सी हो गई, तो वो एक हैशटैग के लिए 100 लोग एक ही कॉपी पेस्ट करके ट्वीट करते हैं। तो आप सोचिए जो टूल किट का जो मामला है वो आप आईटी सेल तो करती है रोज, पर अब ये ग्रेटा थुनबर्ग जो कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक कोई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हो गई है। ये जो सारे सितारे हैं ये सब आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गए कॉपी पेस्ट के मामले में। एमईए भी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब आपको एक हैशटैग देती है तो आप क्या कहेंगे कि आईटी सेल ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टेक ओवर कर लिया या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आईटी सेल को टेक ओवर कर लिया? एक और जो बात थी वो ये कि रिहाना के कपड़ों पर कमेंट करने वालों में और तो मान लीजिए कम बुद्धि दुर्बुद्धि टाइप लोग रहे होंगे, लेकिन कंगना रनौत भी उनके कपड़ों को ही टारगेट कर रही थी। वो कंगना रनौत जो खुद उसी इंडस्ट्री से, उस ग्लैमर इंडस्ट्री से, पॉपुलर कल्चर की इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। उनको पता है कि किस तरह से वो इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह से उसमें लोगों के बिहेवियर है या किस तरह से वहां पर पहनने कपड़े और उसका क्या कल्चर है। इसके बावजूद उन्होंने लगातार एक के बाद एक, तो ये मतलब सेल्फ इंटाइटलमेंट या कहाँ से आया कंगना रनौत को, ये बड़ी चौंकाने वाली बात। मेरा ख्याल है कंगना के बारे में तो हम ये कुछ काफी पहले मान चुके हैं कि वो तर्कों से पार निकल रही हैं। उनको, उनके व्यवहार को तर्क से नहीं समझा जा सकता, वो उनको सिर्फ कुतर्क से ही समझा जा सकता है। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा इसे बड़े कैनवास पे देखें तो ये सरकार, और खासतौर पे केवल सरकार नहीं, मतलब आरएसएस का ज्यादा ध्यान हमेशा प्रेजेंटेशन पे होता है, दिखाई क्या दे रहा है उसके ऊपर होता है, जमीन पे क्या चीजें हैं वो महत्व नहीं रखती है। दूसरा, मनोरंजन उद्योग उनके लिए बहुत बहुत प्राइमरी चीज है। मतलब ये आज से नहीं है। जब इवन मैं अगर वाजपेयी और आडवाणी वाले एरा को भी याद करूं तो उनका फोकस हमेशा सिनेमा पे, मनोरंजन उद्योग पे, या जो इस तरह की चीजें हैं जो सीधे पब्लिक कल्चर को, जो मास कल्चर है उसको प्रभावित करती है, उस पे रहता है। 77 की मिनिस्ट्री में भी अगर आप याद करें तो आरएसएस ने 2 ही मिनिस्ट्री ली थी, एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा विदेश मंत्रालय। और आडवाणी तो मेरे ख्याल से शायद अर्ली 1950s में फिल्म रिव्यू करने से ही उन्होंने अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था। और अभी मैं किताब पढ़ रहा था जुगलबंदी, जिसके अंदर रेफरेंस था 1960 के किसी लालकृष्ण आडवाणी के लिखे आर्टिकल का, जिसमें वो प्रस्तावित गांधी के ऊपर बनने वाली फिल्म, जो गांधी के ऊपर फिल्म बनी बाद में 80 में जाके, उसके बारे में ये लिख रहे थे कि एक विदेशी व्यक्ति गांधी के बारे में फिल्म डायरेक्ट क्यों करेगा और एक विदेशी व्यक्ति गांधी का रोल क्यों प्ले करेगा? क्या हमारे अपने हिंदुस्तानी निर्देशक और अपने हिंदुस्तानी कलाकार
इसके लिए सक्षम नहीं है इसमें, जब एडिनबरो वाली फिल्म बनने की योजना बन रही थी शायद उस समय। तो ये एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे इस कार्ड को ये बहुत पहले से खेलते रहे, नंबर 1। नंबर 2, सिनेमा को और खासतौर पे जो पूरा का पूरा सिनेमा उद्योग है वो एक बहुत बड़ा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि भारत की जो लिबरल कल्चर है, जो भारत में आप बिल्कुल कहेंगे कि वो संविधान उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन लोगों तक वो लिबरल कल्चर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया तो हमारे सिनेमा ने किया है। तो सिनेमा को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर आपको फंडामेंटलिज्म आम जनता में एस्टेब्लिश करना है। जब फिल्म आपको दिखाती है कि दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम करना है, दो अलग अलग जाति के लोगों का प्रेम करना अच्छा है, तो समाज में उसको काउंटर करना मुश्किल होता है। एक तरफ आप लव जिहाद जैसे बेतुके चीजों के ऊपर कानून लेके आ रहे हैं, तो सिनेमा उसके खिलाफ जो माहौल बना रहा है उसे आप जब तक रोकेंगे नहीं, और सिनेमा हमारे देश में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, ये बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। तो वो कॉर्नर करने का काम इन्होंने सरकार में आते ही शुरू किया था। और जो अलग अलग मैं खेमेबंदी की बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है दूसरी तरफ लोग नहीं है। आप अगर सीए वाले प्रोटेस्ट के टाइम पे देखें, मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था सीए के खिलाफ, और जिसमें बहुत सारे फिल्मी कलाकार, तो विशाल भारद्वाज शामिल हैं और अनुभव सिन्हा शामिल हैं, इवन बहुत सारे राइटर्स, जावेद अख्तर, शबाना आदमी, तापसी पन्नू, ये सभी लोग उसमें शामिल हुए। विक्रमादित्य मोटवाने थे, अनुराग कश्यप थे। तो ये खेमेबंदी सिनेमा के अंदर भी दिखाई दे रही है, और ऐसे में काफी प्रेशर है सरकार की तरफ से कि वहां पे ये जो एक लिबरल माहौल है हमारे सिनेमा इंडस्ट्री का, उसे तोड़ा जाए, किसी तरह उसे ब्रेक किया जाए। एक और इसका पहलू है, मेघनाद और शार्दुल, आपसे इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया लेके और फिर हम मनदीप पुनिया के विषय पर बात करेंगे थोड़ा सा। वो ये मसला है कि एक तर्क आया कि इनको क्या पता है किसानी के बारे में, जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये तर्क उलट के उन लोगों के ऊपर भी जाता है जो लोग सरकार के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। ये तर्क कहीं से लागू होता है? मतलब ये ऐसी बात हो गई कि मैं सरकार के खराब हेल्थ सिस्टम की बात करूं और सरकार मुझसे कहे कि तो खुद जाके डॉक्टर बन जाओ। मैं इनके खराब पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था की बात करूं, ये कहें कि जाके खुद ही टीचर बन जाओ और अपने से पढ़ लो। सर ये तर्क एक इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अगर आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे जो शेयर किया था CNN का, उसमें तो वो मतलब फोकस जो था उनका वो इंटरनेट शटडाउन पे और इस पे था। तो इंटरनेट शटडाउन तो वो समझते हैं, राइट? आई मीन लाइक इतना तो पता ही होगा। और जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी और काफी दुनिया भर में ये डिबेट शुरू है इंटरनेट एज ए ह्यूमन राइट की, कि कैसे जब आप इंटरनेट बंद कर देते हो तो आप राइट टू फ्री स्पीच पे आप एक तरीके से रोक लगा रहे हो, जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारा। और ये आप जो रीजन दे रहे हो कि इसकी वजह से माहौल खराब हो जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, या फिर जो भी आप रीजंस देते हो, रिएक्टिव या फिर प्रोएक्टिव, वो एक गलत, मतलब आप प्रूफ भी नहीं कर सकते इसको एसेंशियली। तो आप इतना तो समझ सकते हो कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो फिर लोग बात नहीं कर पाएंगे। जो भी हम न्यूज लॉन्ड्री जो अभी काम कर रहे हैं, जितने हमारे रिपोर्टर्स तैनात है तीनों बॉर्डर पर, और अतुल सर आपको तो पता ही है, हम पिछले 10 दिनों से तो कॉन्स्टेंटली लाइव अपडेटिंग कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि वहां के लोगों को ये पता है कि हम उनका पक्ष दिखा रहे हैं, हम उनको उनकी बातें मतलब जो भी है वो भी दिखा रहे हैं दुनिया के सामने। अब वहां का इंटरनेट बंद हो गया तो हमारे रिपोर्टर्स को इतनी तकलीफ हुई वहां से वीडियोस भेजने के लिए, उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर बाहर जाके, जहां पर कोई टावर का कनेक्शन आता है, वहां पर जाकर वीडियो भेजना पड़ा। तो आप सोचिए कि इसकी वजह से इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो गया था, और ये एक बहुत गलत बात है। और एक और चीज है यहाँ पर, आप इसको जो भी हमारे श्रोता हैं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें कि सरकार इंटरनेट बंद कर देती है 1 मिनट में, लेकिन सरकार न्यूज चैनल नहीं बंद करती, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सरकार किस तरह से न्यूज चैनलों को सेट कर चुके। उसको भरोसा है कि न्यूज चैनल उसके दाएं बाएं नहीं जाएंगे, वहां पर दिन भर हिंदू मुसलमान होता रहेगा, उसके अपने एजेंडे के हिसाब से काम होता रहेगा। इंटरनेट पर वो नियंत्रण नहीं है सरकार का, इसलिए सरकार इंटरनेट बंद करती है, टीवी चैनल चालू रहते हैं। शार्दुल, देखिए, मैं तर्कों की बात पे नहीं जाना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत देते हो, क्योंकि इन लोगों के तर्कों पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वही कहावत है, मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए, उसे जिंदगी भर का अनुभव होता है मूर्ख रहने का। आपको समझदार हुए जुमा कुछ साल ही हुए होंगे। तो देखिए, कंगना वाली बात मैं खालिद कर देता हूँ, जिससे हम फिर ना करें। उनका हालत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हटा देते हैं, बहुत हो गया है, इतना इंपॉर्टेंस देने की भी जरूरत नहीं उनको। वो खिसियानी बिल्ली है, वो खंबा नोच रही है, उसे नोचने दो।
लेकिन जो मेघनाथ ने बात कही और जो आपने कही थी पहले, जिस पर मिहिर ने भी इशारा किया कि सेलिब्रिटीज ऐसा बोल रहे हैं क्यों, तो देखिए ये हमारी सामाजिक प्रवृत्ति है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि सवाल नहीं पूछना है। हाँ। आपके पापा अपनी तनख्वाह से कैसे सामान खरीद रहे हैं, ये आप सवाल आपकी मम्मी भी नहीं पूछ सकती और आप भी नहीं पूछ सकते, है ना। दूसरी चीज, वही चीज बाद में भी लागू होती है कि आप कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो, लेकिन जिंदगी के फैसले नहीं लोगे, वो चलोगे हमारे हिसाब से। तो वही इनका हाल है। ये सभी लोग सरकार के समर्थन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत तौर पे फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, इनकी जेब बची रहे। जिसके पास ज्यादा है उसके पास खोने के लिए भी ज्यादा होता है, ये बात तो जग जाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरे लोगों में, दूसरे परिवेशों में ये बाध्यता नहीं है, उनके यहाँ और 100 खराब बातें हो जो आपके यहाँ 100 अच्छी हों, लेकिन एक ये बात, जो चीज आपको गलत लग रही है उसको खुलकर सवाल उठाने को कोई गलत नहीं समझता। ये हमारे समाज का परिवेश नहीं है और ये इस सबके पीछे की जड़ है। एक अतुल सर, एक मिहिर से भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि मिहिर, हम तो पता है कि ये सेलिब्रिटीज जो थे उन्होंने कुछ लोगों ने सरकार के समर्थन में दिया, बट जैसे अलग भी सेलिब्रिटीज थे, जैसे ऋचा चड्ढा है, हाँ। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पे इतने सारे पोस्ट किए इस पर। हाँ। कुछ क्रिकेटर्स भी है, इरफान पठान जैसे, जिन्होंने एकदम ऑपोजिट ओपिनियन। मैं 2 क्रिकेटर्स का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ लिखा और सरकार मतलब किसान आंदोलन के समर्थन में लिखा। एक संदीप शर्मा नाम के क्रिकेटर हैं जो आईपीएल में काफी लंबे समय से खेल रहे हैं। एक मनोज तिवारी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं। और मैंने एक चीज नोटिस की इसमें, इनमें से एक क्रिकेटर बंगाल के लिए खेलते हैं, एक क्रिकेटर पंजाब के लिए खेलते हैं। तो ये जो आंदोलन में एक मतलब रीजनलिज्म का भाव उभरा है ना, आपने देखा होगा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से इस आंदोलन के सपोर्ट में आई है। जी, वो भी यहाँ पे रेखांकित किया जाना चाहिए। आप जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो केवल बॉलीवुड और केवल जो बंबई के सितारे हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पंजाब के सितारे भी शामिल हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर तमिल के सितारे भी शामिल हैं, जिनमें से कई लोग बहुत खुल के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ जैसे आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली लिख रहे हैं सरकार के खिलाफ, और जो हिंदी सिनेमा में भी बहुत लोग उन्हें जानते हैं रंग दे बसंती की वजह से, लेकिन वो तमिल सिनेमा के बड़े सितारे हैं। और बंगाल में अभी तक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बांग्ला इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग खुल के समर्थन में आए हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है, और हिंदी सिनेमा के या खासतौर पे बॉलीवुड के अंदर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां पे उनको अपनी सोसाइटी का सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप एक पंजाबी सितारे हैं सिनेमा के, और तो आपको अपनी पंजाब की पूरी ऑडियंस का, पंजाब की सोसाइटी का सपोर्ट है। कल को उनके ऊपर कोई नेगेटिव कार्रवाई होती है उनकी अपनी सरकार की तरफ से या इवन सेंटर की तरफ से भी, है ना, तो उसके खिलाफ उनको अपने जनता का सपोर्ट मिलेगा, उन्हें विश्वास है। बॉलीवुड के लोग नंबर एक उनकी अपनी असुरक्षाओं की वजह से, खासतौर पे जो जितना बड़ा सितारा है वो उतना असुरक्षित है, और इस वजह से उनको भरोसा नहीं है कि मेरे सपोर्ट में 4 लोग भी आएंगे निकल के, है ना। उनका जो सारा स्टारडम है वो पीआर के जरिए क्रिएट किया हुआ है। और ये बात आपको रियलाइज करनी चाहिए कि जितने बड़े सितारा दिखता है उतना ज्यादा अंदर से अकेला और असुरक्षित है। ये असुरक्षा मतलब आप सबसे ऊपर जाएंगे तो शायद सबसे ज्यादा होगी। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो महानायक हैं हमारे सिनेमा के, उनके बारे में कॉन्स्टेंटली पिछले 30-40 साल में बार बार ये रिपोर्ट हुआ है। जो भी पत्रकार आप उनसे बात करेंगे वो बहुत ज्यादा अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। ये उनको बार बार उनके व्यवहार से साबित हुआ है, और बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी ये छवि तैयार की है, और उस छवि को ही वो बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमने जिस तरह से इसके तमाम पहलुओं पर बात की है, वो थोड़ा सा समय का देखते हुए हम अभी इस विषय को अब यहाँ पर रोकेंगे। इस पर और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं और आगे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी जिस मोड़ पर है, इसमें अभी ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई हाल फिलहाल में निकलने वाला है। सर, एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको इस पर ओपिनियन देना है तो हम डिस्कॉर्ड पर आपके ओपिनियंस भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सुन रहे हैं तो फिर प्लीज वो डिस्कॉर्ड पे हमको चर्चा लेटर्स पे लिखिए। और अगर हमसे कोई पहलू पे बात करना छूट गया या फिर कुछ भी आपको लगता है ओपिनियन देना है आपको, तो आप वो वहां पर जरूर दे सकते हैं। हम अगले एपिसोड में इसको पढ़ लेंगे। और बिल्कुल एक छोटी सी विनती सभी से कि ये सेलिब्रिटीज के चक्कर में पड़ के अपने ओपिनियन ना बनाएं।
पढ़ें और अपना ओपिनियन बनाएं। ये सेलिब्रिटीज केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी। तो बीते हफ्ते एक और बड़ी घटना हुई और बड़ी चर्चा में रही। सिंघू बॉर्डर पर एक पत्रकार हैं मनदीप पुनिया, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनको पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद अगले 12 घंटों तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी, न तो उनके परिवार को न बाकी पत्रकारों को। फिर उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया और वहां से वो जमानत के बाद 5-4 दिन बाद जेल से रिहा हुए। और उस घटना के बाद मेरी उनसे बातचीत भी हुई, हमने उनका साक्षात्कार भी किया है, इंटरव्यू किया है मनदीप पुनिया का। और उसमें जो जानकारियां आई हैं वो बड़ी अजीब सी, चौंकाने वाली जानकारियां हैं। मतलब पुलिस ने जिस तरह से उनको पीटा और जिस तरह से लाठियां बरसाई और जिस तरह से टारगेट करके उनको उठाया। मनदीप पुनिया ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया? अच्छा, मनदीप पुनिया जो कर रहे थे उससे सरकार को दिक्कत होगी या सत्ताधारी जो दल है उसको दिक्कत थी? मनदीप पुनिया ने उस घटना से पहले जब सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, पत्थरबाजी की थी और ये मीडिया के एक हिस्से में चला गया कि ये स्थानीय लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर पर हो रही असुविधा के से विरोध जता रहे हैं और इनको यहाँ से भगा रहे हैं किसानों को। बाद में मनदीप पुनिया ने उसमें से 4-5-6 चेहरों को आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये कोई स्थानीय लोग नहीं थे, ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ये उनकी फेसबुक पर रिपोर्ट आई थी और उससे जुड़े बहुत सारे उनके मोबाइल में वीडियोस थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए थे। इसके बाद पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की। मनदीप पुनिया का ये कहना है कि इसी वजह से कार्रवाई की। तो ये बात कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है कि पुलिस हमारी जो है वो सत्ता के इशारे पर काम करती है, सत्ता की नकेल उसके गले में कसी रहती है। लेकिन एक पार्टी के गतिविधियों को उजागर करने के लिए पत्रकार को इस तरह से टारगेट किया गया इस दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में। 12 घंटे तक उसके परिवार को जानकारी नहीं दी गई, पत्रकारों को दौड़ाया गया, इधर उधर गुमराह किया गया, यहाँ वहां अलग अलग जगहों पर, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। ये अपने आप में पूरे इस देश की, इस आंदोलन के प्रति सरकार के नजरिए की और इस देश में पुलिस व्यवस्था की या दिल्ली शहर में पुलिस व्यवस्था की पूरी कलई खोल के रख देता है। मनदीप पुनिया के साथ मारपीट की गई। मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आप लोगों ने इस विषय को फॉलो किया हो तो मेघनाद, शार्दुल और मिहिर, आप लोग अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि ये मीडिया के लिहाज से भी बहुत चिंता की बात है। ये न्यूज लॉन्ड्री मीडिया वॉचडॉग प्लेटफॉर्म है। पत्रकारों के साथ इस तरह का कुछ होता है तो हम उसको प्राथमिकता देकर कवर करते हैं और हमने पाया कि इस मामले में पुलिस ने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं, बहुत सारे रेखाएं, लाइंस क्रॉस की हैं। एक तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका इंटरव्यू मैंने देखा अतुल सर, वो जो हमारे YouTube पर है, मैं चाहता हूँ कि श्रोता भी उनको वो वीडियो देखें, क्योंकि वहां पर बहुत डिटेल से उन्होंने एक और चीज समझाई है कि उन्होंने कुछ वीडियो किए थे जो फेसबुक पे वायरल हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस कैसे बैकिंग दे रही थी, जो घुस गए थे, जो मॉब घुस गया था, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे वायलेंट होने लगा था, और उन्होंने कैसे बैकिंग करते हुए टीयर गैस फायरिंग किया फार्मर्स की तरफ। वो उनके वीडियोस में बहुत कैप्चर हो चुका था और वायरल हो गया था। और दूसरी चीज, जब उनको उठाया गया था, मतलब जो खींच के एकदम उठा के लाठी मारने की जो हमको चित्र दिखा था, वो भी एक वीडियो वायरल हो गया था। तो हुआ क्या कि आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला है ये कि उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो पहले तो जीप में उनकी पिटाई हुई, फिर कोई तो भी और पुलिस स्टेशन में दूर जाकर उनकी और पिटाई हो रही थी, और फिर एक अफसर अंदर आया और उन्होंने बोला कि इनको हमने पकड़ा है, उसका वीडियो वायरल हो गया है। और उसके बाद उनको मेडिकल सेंटर, मतलब हॉस्पिटल ले गए मेडिकल करवाने के लिए, जो कि एक पुलिस प्रोसीजर है, वो बाद में हुए। तो आप सोचिए कि अगर वो वीडियो, जो दूसरा वीडियो जो था, वो वायरल नहीं होता तो फिर आज मनदीप पुनिया का क्या हाल होता। क्योंकि एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने जेल में जाने के बाद भी उसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि अब मैं जेल में हूँ, और उनको पता चला कि आसपास के जो लोग थे वो भी फार्मर्स थे, प्रोटेस्ट से आए हुए थे। उन्होंने एक कहानी बताई जो आई थिंक बहुत बड़ी कहानी थी, कि बुरारी स्टेडियम जहां पर लोग जमा थे, वहां पर एक ग्रंथी गए थे लंगर खिलाने। उनको बाहर आते वक्त पुलिस ने पकड़ के इतना मारा कि उनका पैर पूरा सूज गया है और वो जेल में थे। अब उनका नाम, पता, जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनका उन्होंने अपने शरीर पे लिखा है, नोट्स लिए हैं,
कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे अब मैं क्या करूंगा एक्सेट्रा, पर उन्होंने सोचा कि मैं पत्रकार हूँ, अब यहाँ पे भी आके स्टोरी करूंगा। मुझे इस बात का एकदम मतलब उनको सैल्यूट करने की भी मन होती है, क्योंकि इस समय में आपको ये सोचना होगा कि सच्ची पत्रकारिता आपको कौन दे रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपके जीवन के लिए रेलेवेंट है। अब आप देखिए, हमने पहले जो अभी बात की थी चर्चा में अभी जस्ट, उसमें जो मीडिया का जो नैरेटिव था, अब आप सोचिए कि ये जो टूल किट का जो मामला है वो कितने लोगों को रेलेवेंट है अपने लाइफ के लिए। पर जब फार्मर्स की बात आती है तो सबके लिए रेलेवेंट है उनके लाइफ के लिए, क्योंकि फार्मर्स आखिर हम अपना धान उगाते हैं, हम खाना खाते हैं, और वो सब रिलेटेड है। अगर फार्मर्स का फायदा नहीं होगा, अगर एक पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, 2 से 5 लाख लोगों का जॉब चला जाएगा एक जगह पे, अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो वो ज्यादा रेलेवेंट है। पर ये जो न्यूज है ये आपको इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस दे रहे हैं, अभी न्यूज लॉन्ड्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिपेंडेंट पत्रकार मनदीप जैसे वो दे रहे हैं। तो आप श्रोताओं को ये सोचना भी चाहिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि आप प्लीज सोचिए कि आप जो देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपके लाइफ के लिए कितनी रेलेवेंट है। तब आपको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। शार्दुल, एक छोटी सी चीज कि वो 30 जनवरी की शाम थी, और इसके अलावा अतुल जी ने बात की, मेघनाथ ने बात की, मैं जो भी श्रोता सुनेंगे उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मनदीप के साथ जो घटना हुई वो आपको बताएगी कि भारत में इंटरनेट कटने की जो एक खबरें हैं, इस पर सबको इतनी चिंता क्यों है। अभी मेघनाथ ने बताया कि अगर वो वायरल नहीं होता वीडियो तो फिर उसका क्या हाल होता, और इसीलिए सरकार इंटरनेट काटने में इतनी जल्दी दिखाती है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप वहां पर नहीं दिख पाए तो आपके गायब हो जाने की संभावना है। और ये वायरल होने के बाद अतुल जी का तो आप इंटरव्यू देखिएगा ही, बसंत की जो रिपोर्ट है न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर वो भी देखिए, उसमें पता चलेगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा था, क्या क्या हुआ। आप ये देखेंगे अगले दिन बिना डिफेंस अटर्नी के उसकी पेशी हो गई, उसको 14 दिन की जमानत पे भेज दिया, जबकि उसकी जमानत पर जब वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे सतवीर सिंह लामा जी, उन्होंने कहा था, जो हमने लास्ट वीक भी बात की थी, कि लीगल प्रिंसिपल जो है कानून का वो है कि जमानत दी जाए, हिरासत में रखा जाना एक्सेप्शन है। और इस केस में तो कंप्लेन करने वाला भी, गवाह भी, जो आप केस बना रहे हैं वो कितना घटिया है, कितना बेकार है, वो तो निकल ही आएगा, लेकिन उसके हिसाब से भी सब कुछ पुलिस वाले हैं, तो ये आदमी को हिरासत में रखने की आपको क्या जरूरत है? ठीक बात। ये आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? और अगर इंटरनेट वहां नहीं होता, और इसीलिए वो इंटरनेट कटने पे जो इतना शोर मचा है, इतनी मिर्ची लगी है सत्ता पक्ष के, उनके समर्थक लोगों को, वो इसीलिए लगी है क्योंकि इनकी बिल्कुल वो पेपर टॉवल जितनी मजबूत चमड़ी है ना, उसमें तुरंत सुई लग जाती है, और उन्हें ये लगता है कि हमारी विश्व गुरु की इमेज खराब हो जाएगी और हमारे प्रोपेगेंडा में पंचर हो जाएगा। इस सब की जड़, दोनों बात जो आज हमने कही, उसकी जड़ में यही है कि सरकार इतनी इनसिक्योर है कि वो सच को, नॉर्मल जानकारी को, एक पत्रकार जो वहां अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, पत्रकार कौन होता है? देखिए, हम सब उस पे फील्ड में काम करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मेरी नजर में पत्रकार वो व्यक्ति है जिसे थोड़ा सा ना उंगली करके खोजबीन कर जीवन चलाने का रोग है, उसकी आमदनी भी कोई ज्यादा नहीं होती, पर वो मॉरली ऑब्लिगेटेड फील करता है कि नहीं यार, मैं बताऊं लोगों को कि ऐसा हो रहा है, बाकी लोगों की मर्जी। ठीक बात। मिहिर, देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज रेखांकित करना चाहूंगा कि आखिर पुलिस ने मनदीप को पकड़ा क्यों। और अगर हम ये कहते हैं कि तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक, मनदीप उस भाषा में बात कर रहा था जिस भाषा में एक लार्जर ऑडियंस समझती है मीडिया की, और मनदीप पत्रकारों से उनकी भाषा में बात कर सकता है, क्योंकि मनदीप उसी तरह के परिवार से आया है, वो उसी तरह की खेती किसानी वाले परिवार से आया है। तो ये बहुत खतरनाक बन जाता है सरकार के लिए। सरकार इस तरह के लोगों को सबसे पहले करती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है इस समय सरकार के लिए, क्योंकि जो आप पर्सपेक्टिव वॉर देख रहे हैं जो ट्विटर पे लड़ी जा रही है, वो तभी सफल हो सकती है जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग को पूरी तरह खत्म कर पाए या उससे पूरी तरह दबा पाए। तो और मैं मनदीप की तारीफ करूंगा, मैंने आपका इंटरव्यू तो नहीं देखा तो, लेकिन जो बाहर निकल के उन्होंने बात की जेल से, जहां पे भी एक तरह से जिस पॉइंट पे वो खुद एक न्यूज बन चुके थे, उस समय पर भी मनदीप यही बात कर रहे थे कि मैं अंदर जिन लोगों से बात करके आया और मेरा काम है ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा और उसे खत्म नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में भी एक पत्रकार के अंदर ये चेतना है कि वो अपनी स्टोरी को नहीं भूल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो आईएमसी में पढ़ा भी हूँ, मैंने आईएमसी में पढ़ाया भी है,
जिस तरह से मनदीप के गिरफ्तारी के बाद में और सारे पत्रकारों ने उनके लिए बोलना शुरू किया, उसने भी बहुत प्रेशर का काम किया। इवन आपके यहाँ से बसंत जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं लगातार उनकी रिपोर्टिंग देख रहा था, पर वो जो साथ खड़ा होने का भाव है, जो एक पूरी की पूरी नई जनरेशन जर्नलिज्म में आई है, जिनको शायद मौके नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म का जैसा हाल हो गया है आप देख रहे हैं, लेकिन वो अपने स्तर पे जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, 20-25 साल के लड़के, इनमें से कई लड़के लड़कियां जिनको मैंने पढ़ाया है, ये लोगों का काम देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये इनका प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है, ये भी मैं कहूंगा। ये दिखते नहीं है किसी पॉइंट पे। और मनदीप की भी ये जो खूबी है कि वो उस खेती वाले परिवार से आया है, इसलिए वो किसानों से भी उनकी भाषा में बात कर सकता है। हाँ, और वो उसको एक लार्जर, जिसको आप एक अर्बन अपर मिडिल क्लास ऑडियंस कहते हैं, जो भारत जैसे देश में आज जनमत बनाने का काम करती है, उस तक उनकी भाषा में वो किसानों की बात पहुंचा सकता है। तो ये जो मीडिएट करने का काम है, ये करने वाले लोग बहुत कम हैं, और इसीलिए ये लोग बहुत कीमती हैं, और इसीलिए सरकार के लिए टारगेट पर है। एक छोटी सी बात और अतुल जी, एक बहुत छोटी सी बात, वो मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं। पत्रकारिता के बारे में खास बात यह है, और खास तौर से आज के समय में, कि अगर वो ईमानदारी से करी जा रही है तो पत्रकार का ओपिनियन क्या है ये उस खबर पे मैटर नहीं करेगा, है ना। और यही सरकार की प्रॉब्लम है कि अगर वो पत्रकारिता ईमानदारी से होती रही तो सच सबको दिख जाएगा। इसलिए उसे कवर करना और उस पर जितनी हो सके परतें चढ़ा देना वो जरूरी है। ठीक बात। हमारे पास आज इतना ही समय था। हम अब रिकमेंडेशन का जो राउंड है उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले मेघनाद, आपका रिकमेंडेशन। मेरा एक रिकमेंडेशन है, जो डेविल नेक्स्ट डोर कर एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। ये है एक डेमेन्युक नामक एक अमेरिकन के बारे में, जो यूक्रेन से माइग्रेट हुए थे, और उनको बाद में डिक्लेयर कर दिया था कि वो एक नाजी में डेथ कैंप चलाते थे, इवान द टेरेबल नाम से। तो उनका कैसे इजराइल में इनका एक बहुत बड़ा शो ट्रायल हुआ, लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और फिर क्या रिएक्शंस आए, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा लोग वो देखें। और दूसरा मैं रेकमेंड करूंगा, जो अतुल सर का एक इंटरव्यू है, वो तो आपको देखना ही है। वो मैं बार आई थिंक तीसरी बार रेकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब एक तो बहुत इमोशनल हो गया मैं वो देखकर, कि कैसे ये मतलब यंग जर्नलिस्ट इतना कठिनाइयों को फेस करने के बावजूद कैसे वो अपना काम नहीं भूल रहे हैं, और कैसे वो यही राह पर चल रहे हैं कि हमको सच दिखाना है, कुछ भी करके हमको सच दिखाना है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, तो जरूर वो इंटरव्यू देखिए। और उन्होंने वो जब वो नोट्स दिखाए, जो चोटों पर उन्होंने बोला भी कि मुझे जहां पर चोट लगी है पैर पे, हाथ पे, उसी के बाजू में मैंने वो नोट्स लिखे हैं कि वो स्याही से मुझे ठंडक पहुंचे। तो वो सुन के तो मैं तो एकदम बहुत भावुक हो गया था। तो वो जरूर देखिए आप। मिहिर, आपका रिकमेंडेशन? तो मैं एक फिल्म रिकमेंड करूंगा, एक पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगा। और फिल्म तो एक्चुअली इस 18 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। मैंने पहले देखी है फिल्म, और इस 18 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। उस फिल्म का नाम है ईब आलेऊ, और ये अजीब से नाम की फिल्म है। ये प्रतीक वत्स नाम के एक निर्देशक है, उनकी बनाई हुई फिल्म है, और ये बहुत ही मजेदार फिल्म है। ब्लैक सटायर है, आप ये कह सकते हैं। इसमें एक किरदार है जो दिल्ली में बंदर भगाने के लिए, जो एक अगर आपने नई दिल्ली के इलाके में बंदर बहुत है ना, तो वहां पे बंदर और लंगूरों को भगाने के लिए इंसानों को नौकरी पे रखा जाता है। तो इस तरह के पेशे में एक आदमी को रखा जाता है, वो इसके सेंट्रल कैरेक्टर है इसका। लेकिन ये पूरा जो एक विस्थापन की पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से फंडामेंटलिज्म हमारी सोसाइटी में घर कर रहा है, क्लास वॉर जो है पूरी की पूरी, उन सब चीजों को छोटी सी फिल्म बहुत अच्छी तरह से बताती है। और नॉन एक्टर्स के साथ में काम है, सारे नए कलाकार हैं। 18 तारीख को नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। और एक पॉडकास्ट है जो पिछले दिनों में लॉकडाउन में बहुत सारे नए पॉडकास्ट मैंने सुने। उनमें एक पॉडकास्ट हमारे 2 सीनियर साथी उन्होंने शुरू किया है। इसके कुछ एपिसोड्स आपको पॉडकास्ट लिंक जहां भी मिल जाएगा। इसका नाम है हाल चाल ठीक ठाक है। तो ये पॉडकास्ट में सुब्रत और पवन, ये 2 लोग आपस में बात करते हैं आमतौर पे किसी एक टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक सिनेमा, लिटरेचर, सभी चीजें उसमें आती हैं। जैसे एक बार वो मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, तो जन्म मृत्यु के बारे में। एक बार उन्होंने
मीडिया या रेडियो सिनेमा के अंदर कैसे आता है, या पत्रकारिता कैसे सिनेमा के अंदर आती है, इसके बारे में बात की। और एक बार रेलवे कैसे सिनेमा में आया है हमारे, इसके बारे में बात की। तो जो सिनेमा और कल्चर में इंटरेस्ट रखने वाले, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनको बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट के अंदर। इसका नाम है हाल चाल ठीक ठाक है, और ये सब पॉडकास्ट ऐप्स पे अब अवेलेबल है। शार्दुल, मेरे 3 रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ। जो मेघनाथ ने डॉक्यूमेंट्री बताई है जॉन डिमैन्यू की, बहुत मशहूर ट्रायल है, जो भी हिस्ट्री बफ है उन्हें पता होगा। ये लास्ट बिग नाजी ट्रायल था, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, जरूर देखिए। मेरी रिकमेंडेशन है एक और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, हाउ टू फिक्स अ ड्रग स्कैंडल। ये आप देखेंगे कि सिस्टम में जब कमी आती है और फिर सिस्टम उसे छुपाने में लग जाता है, तो वो कितने निर्दोषों को कुचल देता है, वो देखना चाहिए। उसमें क्या है कि 2 क्लर्क जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स में थी सरकार की, वो धांधली कर रही थी, और उससे कितने निर्दोष लोग जेल गए, और आखिर में 40,000, दोनों केसों में मिला के 40,000 से ज्यादा लोग छोड़े गए। ठीक बात। तो दूसरा, एक अटलांटिक काउंसिल वेबसाइट पर एक पेपर आया है, द लॉन्गर टेलीग्राम। लॉन्गर टेलीग्राम लॉन्गेस्ट टेलीग्राम की तरह है, जो चाइना से बहुत पहले 47 में आई थिंक भेजा था अमेरिका को, वहां के राजदूत ने। ये आपको बताता है कि चाइना के खिलाफ अमेरिका में क्या बातें चल रही हैं, और वो अब कितना सीरियसली ले रहे हैं। जो भी विदेश नीति के इच्छुक है उन्हें पढ़ना चाहिए। और तीसरा, अतुल जी का इंटरव्यू मनदीप पुनिया का, जरूर देखिए और जानिए कि सच बोलने की कभी कभी कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन तब भी उसे बोलना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मेरे 2 रिकमेंडेशन है। एक तो पिछले हफ्ते में लगातार हमारे रिपोर्टर्स ने बहुत सारी रिपोर्ट अलग अलग बॉर्डर्स से की हैं, वीडियोस किए हैं, तो वो मैं एक साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं, उसकी टेक्स्ट रिपोर्ट्स हमारे वेबसाइट पर है। इसके अलावा एक, चूंकि हमने आज पत्रकारों की बहुत बात की, और पत्रकारिता का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग का काम है कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और जो कहानी आपके सामने आती है उसके पीछे कितनी सारी कहानियां दबी होती हैं, कितनी चुनौतियां छिपी होती हैं, उसको जानने के लिए एक पत्रकार हैं ब्रिजेश राजपूत, मध्य प्रदेश में हैं, काम करते हैं। उनकी किताब है ऑफ द स्क्रीन करके आई है। उनके छोटे छोटे, हर बड़ी कहानी जो उन्होंने अब तक की है उसके पीछे की कहानी उन्होंने लिखी है, कि कैसे सूचनाएं आती हैं, कैसे वहां तक पहुंचने की चुनौतियां, कैसे उसको कवर किया जाता है, कैसे लोगों का रवैया होता है ग्राउंड पे। इन तमाम कहानियों को अलग अलग उसमें उन्होंने समेटा है। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन है। और इसके साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपने देखा हो, एक वीडियो हमारी रिपोर्टर हैं निधि सुरेश, उनका वीडियो आया था कि किस तरह से उनको अब सिंघू बॉर्डर में घुसने से रोक दिया गया है। निधि को और एनडीटीवी के एक रिपोर्टर को रोक दिया गया है। ये बताता है कि निधि की जो कहानी है, निधि की जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं उन लोगों को परेशान कर रही हैं जो इन चीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। इसलिए उनको अब टारगेट करके रोक दिया गया है। उनको जो प्रदर्शन वाला एरिया है उसमें घुसने न देने के लिए तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री वो सारी कहानियां कह पाया जो मुख्य धारा का लेगेसी मीडिया नहीं कह सकता। वो इसलिए कह पाया क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री को आप सब्सक्राइब करते हैं और मुख्यधारा का मीडिया किसी और के विज्ञापन से चलता है। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। सर, एक और छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगा श्रोताओं के लिए और जो भी सुन रहे हैं उनके लिए। आपके हमको ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर काफी हमको एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो जिस धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हम पर भरोसा किया और आपने हमको सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। और प्लीज आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और 10 निधि जैसे और बसंत जैसे रिपोर्टर्स खड़े कर पाएंगे, जो कि आपको कहीं कहीं पूरे दुनिया भर से आपको खबरें लेके आएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी और अच्छे से काम कर पाए। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।